गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक नए विषय पे बात करेंगे जो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के माध्यम से आया है, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये जो जजमेंट है ये रिपोर्टेबल है। इसमें है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनहेरेंट सिविल ओरिजिनल जुरिडिक्शन। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ कि ये फॉर्मेट है केस का, जो 150 पेज का है तकरीबन। इसमें क्या क्या दिया रहता है ताकि जो नए लोग हैं वो भी जानते चले, और इसमें क्या मेन इशू है उसको 1 मिनट में बता देता हूँ और कुछ पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। पूरा 150 पेज पढ़ के सब चीज़ बताना लंबा हो जाएगा, और हम लोगों के काम के लायक जो भी पॉइंट है उसको मैं बताता हूँ। देखिए, ये क्यूरेटिव रेट पिटीशन एक होता है। रूपा हुरा, अशोक हुरा का केस आपको ज़रूर मालूम होगा। रिव्यू पिटीशन है, सिविल अपील नंबर है। ये तीनों इसमें समाहित हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट है, 3 अधिनियमों की बात की गई है इसमें। एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, और इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 का है। ये 3 चीज़ें हैं इसमें। इस केस में जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे होंगे या देख चुके होंगे, जिसमें अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। हम लोग एग्जैक्ट क्या जजमेंट में है, क्यों ऐसा किया गया है, ये मैं बता दूंगा, जिससे आप पढ़ कर के इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो 3 एक्ट इसमें समाहित है। 3 एक्टों के कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ये है। तो देखिए, पहला हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में जानते हैं। जो भी संविदा हमारे देश में होते हैं, एक लीगल होते हैं जो इन्फोर्सिएबल होते हैं, और वैसे संविदा जो विधि में परिवर्तनीय नहीं है वो शून्य हो जाता है। तो वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, वाइडेबल क्या होता है, वाइड अब इनिशियो क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी आप जरूर जानते होंगे। बिल्कुल नए हैं तो इसको पढ़ने से पहले आपको इन सबों को जानना होगा। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेट करता है कॉन्ट्रेक्चुअल बिहेवियर को। आर्बिट्रेशन एक्ट जो है ये एक यूनिक किस्म का अधिनियम है, जिसमें पार्टी खुद ही अपना न्यायाधीश, भाषा, पैलेस सब कुछ चुनती है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल अधिनियम आर्बिट्रेशन एक्ट है, और इसमें मिनिमम जुडिशियल इंटरफेरेंस को रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है आर्बिट्रेशन एक्ट का, कि जो पार्टी है वो स्वतंत्र रूप से सब कुछ अपना चुन ले। उसमें कुछ बातों को रेगुलेटिंग कंडीशन हैं जो अधिनियम के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन इसका मेन उद्देश्य है पार्टी को जुडिशियल इंटरफेरेंस से, मिनिमम जुडिशियल इंटरफेरेंस करके न्याय वो खुद ही पा सके, यही उसका उद्देश्य है। और जो इंडियन स्टाम्प एक्ट है 1899, इसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। ये रिवेन्यू जनरेट करता है भारत सरकार के लिए, और इसमें इसका मेन मोटिव क्या है स्टाम्प एक्ट का, शुल्क लेना, इंस्ट्रूमेंट पे शुल्क, राजस्व को बढ़ाना। तो यही इसी में ये मेन पॉइंट था। एक एनएन ग्लोबल का केस डिसाइड हुआ था, 5 जजेज के बेंच ने डिसाइड किया था उस केस को। उसमें एनएन ग्लोबल में हुआ ये था कि जब कोई भी एग्रीमेंट में आप अनसफिशिएंट स्टाम्प ड्यूटी देते हैं, तो ये कह दिया गया कि ये वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट अनसफिशिएंट स्टाम्प देने की वजह से इन्फोर्सिएबल नहीं है। सेक्शन 2G इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसको कहा गया। तो देखिए, आप लीगल टर्मिनोलॉजी को बहुत ध्यान से समझिए। वाइड अगर एग्रीमेंट करार देंगे तो उसके कंसिक्वेंस 64 और 65 में बताए जा रहे हैं। पार्टी मतलब वो संविदा ही अब कोई सी भी लीगल प्रोसीडिंग में नहीं आएगा। एडमिसिबल एविडेंस और नॉन एडमिसिबल एविडेंस ये कोर्ट के विवेक पे होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ से चालू हो जाता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में था तो एनएन ग्लोबल में जो जजमेंट आया था, जिससे पूरे संविदा को ही वाइड कर दे रहा था, इसके बाद से ये जजमेंट आया है उसी लॉ के लेकुना को दूर करने के लिए, जो कंट्रोवर्सी या कन्फ्यूजन था उसी को दूर करने के लिए। तो मेन इस अधिनियम, इस जजमेंट में मैंने जो पढ़ा वो मुझे लगा मेरे विवेक के अनुसार कि इसमें सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन
पेजोर स्टाम्प एक्ट पे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि कम स्टाम्प ड्यूटी देता है तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या संविदा ही बिल्कुल शून्य हो जाएगी, या स्टाम्प ड्यूटी जितना कम दिया है उसको फिर जमा करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इनके उद्देश्यों से आप समझ गए होंगे कि हारमोनियस इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। यदि कोई कम स्टाम्प ड्यूटी दिया है तो अप्रोप्रिएट टाइम पे जब इसे पता चलता है तो उसे वो ड्यूटी वसूल कर लिया जाए जितना बनता था और प्रोसीडिंग को आगे बढ़ने दिया जाए। आर्बिट्रेशन एक्ट में ये व्यवस्था दी गई है कि पार्टी स्वतंत्र है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उद्देश्य वैसे संविदा को रोकना है जो संविदा अनइन्फोर्सेबल है या लॉ के अगेंस्ट में है। इन तीनों के कंटेक्स्ट में हारमोनियस इंटरप्रिटेशन के रूल से चलेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि अगर अनसफिशिएंट स्टैंप दिया गया है तो पूरा एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा बल्कि अनएडमिसिबल होगा। अब अनएडमिसिबल वाइड का अंतर भी इसमें दिया गया है इस जजमेंट में। जजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लिखने का सलीका देखिए DY चंद्रचूड़ साहब का। देखिए जजमेंट धनंजय वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखा गया है, जो हमारे CGI साहब हैं। इसको बुक की तरह लिखा गया है। रेफरेंस पेज 5 से दिया जा रहा है। सबमिशन एडवोकेट द्वारा किया गया है। मेंटेनेबिलिटी, इंडियन स्टाम्प एक्ट के बारे में ओवरव्यू दिया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फेलियर टू स्टाम्प एन इंस्ट्रूमेंट, उसके क्या परिणाम होंगे ये बताया गया है पेज नंबर 27 पे। सब कुछ इस जजमेंट में दिया गया है। मेन पॉइंट ये सेक्शन 5 वाला देखिए, इनएडमिसिबल एंड नॉट वाइड, ये देखिए 35 में बता दिया गया है। जो पहले NN ग्लोबल के जजमेंट में कहा गया था कि ये इनएडमिसिबल नहीं कहा गया था, सीधा कह दिया गया था कि स्टाम्प ड्यूटी कम है तो संविदा वॉइड हो जाएगी, वो डीड वॉइड हो जाएगा, तो उस पर आर्बिट्रेशन का जो क्लॉज होगा वो लागू नहीं होगा। यही इसमें कंट्रोवर्सी था। तो इस सेक्शन 35 में स्टाम्प एक्ट के बता दिया गया है कि वो वाइड नहीं होगा, इनएडमिसिबल होगा। फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टाम्प एक्ट का उद्देश्य आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में बताया गया है। द लॉ ऑन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लॉ क्या है 55 पे बहुत ही ऊंचे क्वालिटी का ये जजमेंट है। आप सभी को जानना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, खास करके उन स्टूडेंट को जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है। सेपरेबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, देखिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के यूनाइटेड किंगडम में क्या परिणाम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या कहते हैं, इंडिया में क्या प्रोविज़न है। द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पिटेंट, ये आर्बिट्रेशन एक्ट का सेक्शन 16 से संबंधित डॉक्ट्रिन है। इसमें भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट दिए गए हैं। देखिए हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये तीनों का हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। तो जजमेंट बहुत ही अच्छा बुक की तरह लिखा गया है, आप सबको जानना और पढ़ना चाहिए। इस जजमेंट में सिर्फ इतना ही मेन पॉइंट है और केस लॉज रेफरेंस जैसे आप पढ़ना चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट यही था। देखिए रेफरेंस में देखिए क्या दिया है, दिस कोर्ट हैज़ बीन called upon a resolve an issue which arose in the context of the 3 statutes, जो आप ऊपर मैंने आपको बता दिया कि 3 स्टेट्यूट्स के संबंध में है ये। द स्टाम्प एक्ट इम्पोज ड्यूटी ऑन इंस्ट्रूमेंट क्या है ये स्टाम्प एक्ट में बताया गया है। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज अनस्टैम्प्ड और insufficiently stamped is inadmissible in evidence and can't be acted upon in terms of its provision. Arbitration agreements are often embedded in underlying instrument और substantive context। इसी के बारे में पूरा ये ओवरव्यू दे रहे हैं। NN ग्लोबल का जजमेंट जिसमें बताया मैंने 5 जजेस की बेंच थी जो एग्रीमेंट को ही वॉइड कर दे रही थी, उसमें बताया जा रहा है कि क्या हुआ था। ऐसे ही जब जजमेंट के नीचे आएंगे, ये सब रेफरेंस का चल रहा है। देखिए ये SMST भी बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है, उसमें भी बताया गया ये जो पॉइंट है उनका लिया गया है। रेफरेंस वाले क्लॉज में हम लोग पढ़ रहे हैं जजमेंट का। सीधा इससे पढ़ते आएंगे तो कंक्लूजन क्या है ऑफ मेजॉरिटी कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग टर्म।
एन के जजमेंट में क्या हो रहा है। एन तो उसमें कहा जा रहा है कि एन अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज वॉइड अंडर सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सीधा सीधी कहा दिया गया इसमें कि यदि स्टाम्प कम लगाया गया किसी इंस्ट्रूमेंट पे और वो इंस्ट्रूमेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को अलाउड कर रहा था, लेकिन वो वॉइड हो जाएगा। कहाँ वॉइड होगा, तो सेक्शन 2G जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड हो जाएगा। फिर इसका बी पॉइंट क्या था समराइज करने पे, एन इंस्ट्रूमेंट अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट इनफोर्सेबल इन लॉ can't exist in law. The arbitration agreement in such an instrument can be acted upon only after duly stamped. तो ड्यूली स्टैम्प्ड जो है अगर कम दिया गया तो उसको बढ़ा के दिया जा सकता है। इन 4 पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो देखिए, ये फिर एक सी पॉइंट को भी देख लीजिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कंटेम्प्टेड अंडर सेक्शन सी, देखिए 16 सेक्शन 11(6)A में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर के बारे में बताया गया है ए में कि कब वो इंटरफेरेंस कर सकते हैं। किसके मायने में, कि किसी भी एग्रीमेंट को जांचने के लिए कि वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है कि नहीं है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को संभवतः पावर दिया गया है, लेकिन ये लिमिटेड है। वो इतना नहीं है कि आप स्टैम्प एक्ट को भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है कि नहीं है एग्जामिन करने लगी है। लेकिन एक पॉइंट ये था कि अनसफिशिएंट आर्बिट्रेशन है स्टैम्प दिया गया है, तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये भी तो एक पॉइंट था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जजमेंट था 5 जजेस का, जो बेंच एनएन ग्लोबल का था। फिर द कोर्ट एक्टिंग अंडर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट कांट डिसरिगार्ड द मैंडेट ऑफ सेक्शन 33 एंड 35 ऑफ स्टैम्प एक्ट रिक्वायरिंग इट टू एग्जामिन एंड इम्पाउंड। तो वो 33 और 35 स्टैम्प एक्ट के बारे में भी हम लोग नीचे देखेंगे क्या दिया है। इसमें मेन पॉइंट आप इसको समझ लीजिए, ये वाला पॉइंट को आप समझिए। इसको पढ़ने के बाद तीनों अधिनियम पे आपका कमांड हो जाएगा। समय लंबा नहीं लगाऊंगा मैं, पढ़ के आप खुद समझने के भी प्रयत्न करिए। मेन पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप पढ़ें। बहुत अच्छा जजमेंट है। जस्टिस हेरिकेश राय एनएन ग्लोबल के केस में ये माइनॉरिटी जजमेंट में थे, जो 2 जजेस थे। इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों ने पॉइंट को रेज किया था। वही आगे जो ये इनरे जजमेंट आया हुआ है इसमें है। आप ऐसे ही और रेफरेंस के आगे आएंगे। हेडिंग वाइज जो जजमेंट था, ये सबमिशन कौन करता है, जो एडवोकेट होते हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने सबमिशन देते हैं। तो सबमिशन में वही आया है कि जो 11 में सेक्शन 11 क्लॉज 6A है आर्बिट्रेशन एक्ट का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को एग्जामिन करने का पावर दिया गया, वो लिमिटेड है। डज नॉट एक्सटेंड द एडिक्वेसी ऑफ स्टैंपिंग अंडर, सबमिशन एडवोकेट के द्वारा भी वही किया गया है, जो आप भी एक पॉइंट को रेज कर सकते हैं। जजमेंट पढ़ेंगे तो दिमाग का विस्तार होता है, लॉ का नॉलेज बढ़ता है। वो पॉइंट आ गया नीचे, आप भी इसको समझ सकते थे। और ऐसे ही सबमिशन करेंगे, जब लॉ कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर में आएंगे तो समझना पड़ेगा इसको कि कैसे सबमिशन किया जाता है। जो भी, जैसे निखिल सखर डंडे लर्नर सीनियर काउंसिल मेड द फॉलोइंग सबमिशन, ये निखिल सर का सबमिशन है, उन्होंने क्या क्या कहा है। तो ये एडवोकेट का सबमिशन, जितने भी थे एडवोकेट इसमें सबमिशन दिए हैं। इसके बाद आएंगे सबमिशन के बाद से वाले जो पॉइंट है, मेंटेनेबिलिटी। कोर्ट ने देखा कि इसमें क्या मेंटेनेबिलिटी है। इसके बाद मेन पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ आपको, एडमिसिबल वाइड में अंतर जो है वो कहाँ दिया है, मैंने अभी पढ़ा था इस जजमेंट में। देखिए इंस्ट्रूमेंट, हाँ, द इंडियन स्टाम्प एक्ट, अगर आप नहीं पढ़े हैं स्टाम्प एक्ट तो इस जजमेंट के ओवरव्यू से ही स्टाम्प एक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ जाएंगे। और जब आप पढ़ेंगे स्टाम्प एक्ट को तो बहुत ही इजी लगेगा। ओवरव्यू इसमें दिया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा ये 14 में दिया गया है, 2.14 में डिफिनेशन क्लास में बहुत ही
विस्तृत परिभाषा है। इसके बाद ओवरव्यू जो स्टाम्प एक्ट का है उसमें सेक्शन 33, 34 चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर में क्या दिया है, इतना ही आप पढ़ेंगे ओवरव्यू तो आपको स्टाम्प एक्ट का उद्देश्य पता चल जाएगा। फिर स्टाम्प एक्ट के बाद देखिए चैप्टर जो 7 है स्टाम्प एक्ट का, स्टाम्प इंडिकेट द पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स प्रोविजन एंड फाइनली देखिए अगर स्टाम्प एक्ट के प्रोविज़न को नहीं मानेंगे तो पेनाल्टी का प्रोविज़न दिया है, पेनाल्टी लगाएंगे और उसको सही कर लिया जाएगा। चैप्टर 8 कह रहा है कंटेन सर्टेन सप्लीमेंट्री प्रोविज़न इन रिलेशन टू द स्टैट्यूट, द कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू स्टाम्प एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में क्या ये इसके कंसिक्वेंसेस हैं सेक्शन 17 में बताए गए हैं। तो 17 वाला मेन हम लोगों के लिए नहीं है, जो 35 में मेन बताया गया है वो है। हाँ तो देखिए सेक्शन 35 इज particularly स्टाम्प एक्ट का significance to issue before the court, it render instrument which are not duly stamped inadmissible in evidence। देखिए वाइड नहीं एग्रीमेंट को कर रहा है, इनएडमिसिबल है। तो एडमिसिबिलिटी इनएडमिसिबिलिटी ये लीगल सेंस में आप इंडियन एविडेंस एक्ट में ज़रूर समझे होंगे। जो मेरे भाई बंधु नहीं समझे हैं या भूल रहे हैं उनको लीगल डिक्शनरी अपने पास रखना चाहिए और ऐसे टर्मोलॉजी को मार्क कर लें और लीगल डिफिनेशन को देखें। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वाइड और इनएडमिसिबिलिटी में क्या अंतर है। फास्ट और जल्दी बोलने के चक्कर में बहुत बार प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंस किसी वर्ड के गलत हो जाते हैं, उसको माफ़ करेंगे आप। इसके बाद से इसमें बताया गया सेक्शन 35 में इसके परिणाम। फिर सीधे हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पे 135 पेज का ये जजमेंट है। द डिफरेंस बिटवीन, देखिए पेज नंबर ये है 32 नंबर पेज पे ही आ जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन एडमिसिबिलिटी एंड वाइडनेस, इसको आप जरूर पढ़ें, विस्तार से पढ़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन एविडेंस एक्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स वैलिडिटी और इनफोर्सेबिलिटी इन लॉ। कितनी अच्छा सेंटेंस है। सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट an agreement not enforceable by law is said to be void. The admissibility of a particular document or oral testimony, on the other hand, refers to whether or not it can be introduced in evidence। देखिए ये पी रामनाथ अय्यर लॉ लेक्सिकॉन डिफाइन एडमिसिबल, ये रेफरेंस जो है ना ये डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी है, लैक्सिस नेक्सिस से आता है। इसका नाम है कॉन्साइंस लॉ डिक्शनरी। ये लगभग सारे लॉ स्टूडेंट के पास होता है, आप भी खरीद लें, 600-800 रुपये का मिलता है। इस डिक्शनरी को ज़रूर आप खरीदें, इसमें दिया हुआ है। और इससे भी विस्तृत डिक्शनरी एक भारत सरकार ने की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने पब्लिश की है, उसको भी रखें। 4-5 लॉ डिक्शनरी रखें आप, मेरे पास भी है, सभी लोग खरीदते हैं। 4-5 का मतलब ये नहीं कि जो मन सो, एक तो ये डिक्शनरी हो गया, एक भारत सरकार का हो गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस का, वो ज़बरदस्त है, और एक हिंदी से है एक्सफोर्ड लॉ डिक्शनरी है, और बहुत महंगी महंगी भी लॉ की डिक्शनरी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खरीद सकते हैं। मेनी स्टेटू हैव रूल द एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट विद द इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए अब इसी में 45 नंबर पैराग्राफ में बताया जा रहा है महत्वपूर्ण बात, एन एग्रीमेंट कैन बी वाइड without its nature as a void agreement having an impact on whether it may be introduced in evidence. Similarly, an agreement can be valid but inadmissible in evidence। जैसे ही वाइड डिक्लेयर कर देंगे तो वो इस उदाहरण से समझिए जो नीचे दिया है। फॉर इंस्टेंस A and B may enter into an agreement by which B is restrained from undertaking a particular trade. This agreement would be void under section 27 of Indian Contract Act, but this does not impact its admissibility। void है सेक्शन 27 में, लेकिन उसके एडमिसिबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है एविडेंस एक्ट में। Should A attempt to enforce it against B,
द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज बिकॉज इट इज़ वाइड। अब देखिए, पार्टी का ये एग्रीमेंट कोर्ट नहीं करेगी बिकॉज ये वाइड एग्रीमेंट है, सीधा सीधा। बट द एग्रीमेंट इज नॉन द लेस एडमिसिबल इन एविडेंस। 46 नंबर पैराग्राफ पे आइए। व्हेन एन एग्रीमेंट इज वाइड वी आर स्पीकिंग ऑफ इट्स इनफोर्सिबिलिटी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। When it is inadmissible, we are referring to whether the court may consider or rely upon it while adjudicating the case. This is the essence of the difference between wideness and admissibility. बहुत ही ज़बरदस्त ये 45 और 46 पैराग्राफ पढ़ लें, कहीं पे भी मेंस में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। खास करके ऐसे क्वेश्चन HJS में पूछे जाते हैं। ये डिक्शनरी का रेफरेंस है, ये 1997 के डिक्शनरी से रेफरेंस लिए हैं जज साहब, लेकिन आप नया वाला ख़रीदें, अपडेट वर्जन इसका ख़रीदें। यही है, इस जजमेंट में पूरा दिया हुआ है इनएडमिसिबिलिटी के बारे में। पूरा आप इसको चाहें तो पढ़ करके इन सब लॉ में पारंगत हो जाएंगे और ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमें लगता है कि इतनी जानकारी सफिशिएंट है। अगर आप इसको विस्तृत पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा, समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगी, तीनों लॉ पे अच्छा कमांड हो जाएगा। वैसे जजमेंट पढ़ते रहना चाहिए। जजमेंट का लैंग्वेज आपको जानना चाहिए, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज होता है। ग्रामेटिकल एरर भी बहुत ना मात्रा के होते हैं और ग्रामेटिकली भी आप रीच हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जजमेंट को इसको डाउनलोड करके पढ़ें। फिर अगले बार कोई ऐसा जजमेंट आता है तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ आऊँगा। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो अवश्य ही मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और कोई मिस्टेक हो, सुधार हो तो मेरे हौसला बढ़ाने के लिए आप कोई सुझाव दें, मैं वेलकम करता हूँ। ये फाइनल जजमेंट है 150 पेज का। तब तक के लिए धन्यवाद।